चलिए आज भारत के आपदा वित्त के एक ऐसे फॉर्मूले की बात करते हैं जिसमें एक बड़ी खामी है। एक ऐसी खामी जिसका सीधा असर लोगों की जान पर पड़ता है। तो चलिए एक पहेली से शुरू करते हैं। एक ऐसा विरोधाभास जो पहली नजर में बिल्कुल समझ नहीं आता। देखिए, मामला है उड़ीसा का, एक ऐसा राज्य जो चक्रवातों से निपटने में माहिर माना जाता है। उन्होंने इतनी बेहतरीन तैयारी की है कि वहां अब चक्रवात से होने वाली मौतें लगभग 0 हो गई हैं। तो एक तरफ तो ये राज्य इतना अच्छा काम कर रहा है ना, लेकिन दूसरी तरफ देखिए क्या होता है। उसके आपदा के लिए मिलने वाले पैसे में किसी भी दूसरे राज्य से ज्यादा कटौती कर दी जाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? इस पहेली का जवाब छिपा है 16वें वित्त आयोग के इस्तेमाल किए गए एक नए फॉर्मूले में। चलिए जरा इसे समझते हैं। तो ये आयोग क्या करता है? ये एक डिजास्टर रिस्क इंडेक्स यानी DRI का इस्तेमाल करता है। बेसिकली इसी से तय होता है कि किस राज्य को कितना पैसा मिलेगा। अब देखिए, कागज पर तो ये फॉर्मूला बड़ा लॉजिकल लगता है। जोखिम को कैसे नापा जाता है? खतरा गुणा अनावरण गुणा भेद्यता। मतलब रिस्क तभी होगा जब कोई खतरा किसी ऐसी आबादी से टकराए जो उसके रास्ते में हो और कमजोर हो। सुनने में तो ठीक लगता है, लेकिन प्रॉब्लम इस लॉजिक में नहीं है। प्रॉब्लम है इसे लागू करने के तरीके में। और इसकी शुरुआत होती है अनावरण यानी एक्सपोजर को मापने के तरीके से। ये फॉर्मूला करता क्या है? ये एक्सपोजर को नापने के लिए राज्य की कुल आबादी को ले लेता है। अब साइंटिफिकली देखा जाए तो ये बिल्कुल गलत है। एक्सपोजर का मतलब कुल आबादी थोड़ी होता है। इसका मतलब तो उन लोगों से है जो असल में खतरे के रास्ते में हैं। और इसका नतीजा वो इस टेबल में साफ साफ दिखता है। देखिए, ओडिशा का खतरा स्कोर देश में सबसे ज्यादा है, लेकिन क्योंकि उसकी आबादी कम है तो उसका रिस्क इंडेक्स उत्तर प्रदेश जैसे ज्यादा आबादी वाले राज्य के सामने बौना पड़ जाता है। सारा खेल आबादी का हो गया। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इस फॉर्मूले में एक और बड़ी खामी है जो इस समस्या को और भी बढ़ा देती है। वो है भेद्यता यानी वल्नरेबिलिटी को मापने का तरीका। फॉर्मूला ये मानकर चलता है कि जो राज्य जितना गरीब वो उतना ज्यादा असुरक्षित। तो ये भेद्यता नापने के लिए सिर्फ प्रति व्यक्ति आय देख लेता है, लेकिन ये तो उन जरूरी चीजों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है ना, जैसे कि लोगों के घर कितने मजबूत हैं या वहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। केरल का ही उदाहरण ले लीजिए। क्योंकि वो एक अमीर राज्य है तो फॉर्मूले के हिसाब से उसकी वल्नरेबिलिटी बहुत कम है। लेकिन हकीकत क्या है? 2018 में इसी कम असुरक्षित राज्य में इतनी भयानक बाढ़ आई कि अनुमानित नुकसान 31,000 करोड़ रुपए का हुआ। तो क्या ये फॉर्मूला सही तस्वीर दिखा रहा है? जाहिर है फॉर्मूले के आकलन और जमीन की हकीकत में एक बहुत बड़ा अंतर है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस गड़बड़ी को ठीक किया जा सकता है। और अच्छी बात यह है कि इसे ठीक करने के लिए जो डेटा चाहिए वो पहले से मौजूद है। तो 2 बड़े बदलावों की जरूरत है। पहला, एक्सपोजर को सही से मापा जाए, मतलब उन लोगों का डेटा इस्तेमाल हो जो सच में बाढ़ के मैदानों या तटीय इलाकों जैसे खतरनाक जोन में रहते हैं। और दूसरा, एक असली वल्नरेबिलिटी इंडेक्स बनाया जाए जिसमें घरों की क्वालिटी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, फसल बीमा, इन सब चीजों को शामिल किया जाए। और ये सिर्फ हवा में बातें नहीं हैं। ये सब करने के लिए हमारे पास विश्वसनीय सरकारी डेटा पहले से मौजूद है। चाहे वो BMTPC का वल्नरेबिलिटी एटलस हो, जनगणना का डेटा हो या फिर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, इन सब का इस्तेमाल करके एक ज्यादा बेहतर, ज्यादा असरदार फॉर्मूला बनाया जा सकता है। अब जरा एक कदम पीछे हटकर सोचते हैं कि इस फॉर्मूला को ठीक करना इतना जरूरी क्यों है। देखिए, ये सिर्फ कुछ नंबरों का खेल नहीं है। क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरे भारत में आपदाएं बढ़ रही हैं, चक्रवात और खतरनाक हो रहे हैं, सूखा फैल रहा है और भयानक बारिश की घटनाएं भी आम होती जा रही हैं। तो ऐसे में एक ऐसा फॉर्मूला जो असल में खतरे में जी रही आबादी के बजाय सिर्फ राज्य की कुल आबादी को तवज्जो दे, वो तो पूरी समस्या की जड़ को ही नहीं समझ रहा। जैसा कि सोर्स मटेरियल में बहुत सटीक बात कही गई है, ये एक जोखिम सूचकांक नहीं है, ये एक गिनती है। तो सवाल यही है कि जब आपदाएं इतनी तेजी से बढ़ रही हैं, तो क्या भारत सिर्फ एक साधारण गिनती पर भरोसा करने का जोखिम उठा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा।